नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, शुनरियो सुजुकी की ज़ेन माइंड बिगिनर्स माइंड। इसने पश्चिम में ज़ेन की समझ पर आप कह सकते हैं एक अमिट छाप छोड़ी है। हाँ बिल्कुल। और ये किताब असल में ज़ेन ध्यान और अभ्यास पर उनकी जो अनौपचारिक बातचीत थी ना, उसका एक संकलन है। सही कहा, ये कोई भारी भरकम शास्त्र जैसा नहीं है, बल्कि सीधी सरल बातें हैं। एकदम। तो आज की हमारी चर्चा के लिए हमारे पास हस्टन स्मिथ की प्रस्तावना है, रिचर्ड बेकर का परिचय भी है, और जाहिर है किताब के जो शुरुआती अध्याय हैं उनके कुछ मुख्य विचार। हाँ, इन स्रोतों से हमें काफी अच्छी जानकारी मिलती है। हमारा मकसद आज ये रहेगा कि हम इस किताब से ज़ेन अभ्यास, खास तौर पर ये शुरुआती मन या बिगिनर्स माइंड की जो अवधारणा है उसे समझें। और ये भी कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब सुजुकी की शिक्षाओं का असल निचोड़ क्या है, ये पकड़ने की कोशिश करेंगे। और शुरू करने से पहले शायद शुनरयू सुजुकी बारे में थोड़ा सा बता देना ठीक रहेगा। हाँ जरूर। वो सोटो ज़ेन परंपरा को पश्चिम में लाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनकी पहचान जो दूसरे मशहूर ज़ेन गुरु थे, डीटी सुजुकी, उनसे थोड़ी अलग है। अच्छा, किस तरह से अलग? डीटी सुजुकी का ज़ेन थोड़ा अकादमिक था और वो सतोरी यानी अचानक ज्ञान प्राप्ति उस पर ज्यादा जोर देते थे। शुनरयू सुजुकी का ज़ेन ज्यादा साधारण था, मतलब रोजमर्रा का अभ्यास, बस वही। किसी बड़े नाट के अनुभव या कोई उपलब्धि हासिल करने पर जोर नहीं था उनका। ये एक जरूरी फर्क है, यानी उनका ध्यान प्रक्रिया पर था, मंजिल पर उतना नहीं। सही। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। सैन फ्रांसिस्को ज़ेन सेंटर है, टेसाजारा ज़ेन माउंटेन सेंटर है, ये सब उन्होंने ही स्थापित किए थे। क्या बात है। अमेरिका में वो सिर्फ 12 साल रहे, 1959 से 1971 तक, लेकिन उनका असर बहुत गहरा रहा, आज तक है। पैनी में शोषण, सुजुकी की वो मशहूर लाइन है, शुरुआती के मन में कई संभावनाएं होती हैं, लेकिन विशेषज्ञ के मन में कुछ ही। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर है बहुत गहरा, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत गहरा। शोषण का मतलब है एक ऐसा मन जो आप कह सकते हैं खाली है, पूर्वागमों से मुक्त। जैसे किसी बच्चे का मन होता है ना, जो दुनिया को पहली बार देख रहा हो। हाँ। उसमें वो विशेषज्ञ वाली आदतें नहीं होती, वो ज्ञान का बोझ नहीं होता। ये मन स्वीकार करने को तैयार रहता है, सवाल पूछने को तैयार रहता है और हर संभावना के लिए खुला रहता है। मतलब चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो हैं, बिना अपनी तरफ से कोई रंग चढ़ाए। मुझे ये विचार हमेशा बहुत आकर्षित करता है, पर साथ ही चुनौतीपूर्ण भी लगता है। मतलब हम सब अपने अपने काम में माहिर होना चाहते हैं, अनुभव इकट्ठा करना चाहते हैं, तो फिर ये शुरुआती मन, इसे बनाए रखना कैसे मुमकिन है? सुजुकी तो कहते हैं कि अभ्यास का लक्ष्य ही इसे बनाए रखना है। हाँ, मुश्किल तो है, बिल्कुल। पर सुजुकी यही तो कहते हैं कि जैसे वो एक्सपर्ट वाला भाव आता है ना, हाँ। कि भाई मैं तो जानता हूं या मैं पहुंच गया हूं, बस वही मन बंद हो जाता है। फिर सीखना बंद, नई संभावनाएं दिखनी बंद हो जाती हैं। अच्छा। सुजुकी कहते हैं कि ये शुरुआती मन हमें अभ्यास में अशुद्धता लाने से रोकता है। मतलब वो कुछ पाने की जो इच्छा होती है ना, उससे बचाता है। हम्म। और ये हमें द्वैतवाद से भी बचाता है। ये समझने में मदद करता है कि हमारा जो मूल मन है, उसमें पहले से ही सब कुछ है। वो आत्मनिर्भर है, उसे बाहर से कुछ चाहिए नहीं। तो ये सिर्फ खुलापन नहीं, इसमें एक तरह की विनम्रता भी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। जब मन में वो उपलब्धि या स्वार्थ का विचार नहीं होता, तभी सच्ची समझ या सीखना मुमकिन है। ये करुणा का मन भी है, क्योंकि ये सीमाओं से परे देखता है। हस्टन स्मिथ ने प्रस्तावना में लिखा भी है कि इसे पारंपरिक रूप से कलाओं का रहस्य माना गया है, चाहे तलवारबाजी हो या चाहे समारोह। असली महारत हमेशा शुरुआती बने रहने में है। क्या बात है, ये तो हुई बिगिनर्स माइंड की बात। अब आते हैं इसके अभ्यास पर, मतलब जाजिन पर। सुजुकी कहते हैं जाजिन अभ्यास हमारी सच्ची प्रकृति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। ये वाक्य मुझे हमेशा थोड़ा चौंकाता है। अभ्यास किसी चीज को पाने का साधन नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये सुजुकी की शिक्षा का आप कह सकते हैं केंद्र है। वो अभ्यास को भविष्य के किसी लक्ष्य के लिए, जैसे ज्ञानोदय, उसकी तैयारी नहीं मानते, अच्छा। बल्कि सही ढंग से बैठना, सही ढंग से सांस लेना, यही अपने आप में हमारी बुद्ध प्रकृति की अभिव्यक्ति है, इसी पल में। इसीलिए आसन यानी बैठने का तरीका इतना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ शरीर को साधना नहीं है। आसन के बारे में वो क्या खास बताते हैं, मतलब कैसे बैठना है? सुजुकी समझाते हैं कि आसन वो खुद ही सही मानसिक स्थिति है। जब हम बैठते हैं कमल आसन या अर्ध कमल आसन में, रीढ़ सीधी रखते हैं, ठुड्डी थोड़ी अंदर खींचते हैं, कंधे ढीले छोड़ते हैं और डायाफ्राम को नीचे पेट की तरफ, जिसे हारा कहते हैं,
उधर दबाते हैं। हाँ। तो ये सिर्फ शारीरिक स्थिरता नहीं लाता, ये शरीर और मन का जो द्वैत है ना, उसको मिटाने का एक तरीका है। सुजुकी कहते हैं ना दो ना एक, मतलब शरीर और मन अलग नहीं है पर पूरी तरह एक भी नहीं है। आसन इस रहस्य को जीता है। हाथों की वो कॉस्मिक मुद्रा भी इसी संतुलन का प्रतीक है। ये सब हमें पूरी तरह से यहाँ अभी होने में मदद करता है, अपने शरीर का मालिक होने में। और फिर आता है सांस पर ध्यान देना। सुजुकी का वो वाक्य है, जिसे हम मैं कहते हैं, वह सिर्फ एक झूलता हुआ दरवाजा है जो सांस लेने और छोड़ने पर हिलता है। ये छवि तो बहुत शक्तिशाली है। है ना? ये मैं के विचार को कितना हल्का कर देती है। ज़ाज़ेन में हम सांस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बस उसे देखते हैं। मन अपने आप सांस के पीछे चलता है। अच्छा। और जब हम सांस को अंदर आते और बाहर जाते हुए देखते हैं, तो धीरे धीरे एहसास होता है कि ये जो अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया है, इसके बीच कोई पक्की दीवार नहीं है। हाँ। ये जो मैं है, ये बस एक प्रक्रिया है, एक गतिविधि। ये हमें अपने छोटे सीमित स्व से हटाकर अपनी जो विशाल सार्वभौमिक प्रकृति है, उसकी तरफ जागरूक करता है। लेकिन जब अभ्यास में बैठते हैं तो मन में विचार तो आते ही हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है विचारों को एकदम रोक देना। सुजुकी इस बारे में क्या कहते हैं? उनका वो कहना है, उन्हें आने दो और जाने दो। बिल्कुल। यही विचारों को दुश्मन समझने की बजाय सुजुकी उन्हें मन की लहरें कहते हैं। जैसे समंदर में लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। अगर हम उनसे लड़े नहीं, उनमें उलझे नहीं, तो वो हमें परेशान नहीं करते। सुजुकी बड़े मन, बिग माइंड, और छोटे मन, स्मॉल माइंड का फर्क बताते हैं। बड़ा मन सब कुछ स्वीकार कर लेता है, शांत रहता है। छोटा मन चीजों से चिपकता है, प्रतिक्रिया करता है। और वो मन के खरपतवार, माइंड वीड्स वाली बात कि अभ्यास में जो मुश्किलें आती हैं वो असल में बुरी नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल लगता है पचाना, सच कहूं तो। हाँ, ये सुजुकी का एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनूठा दृष्टिकोण है। वो कहते हैं कि हमें इन खरपतवारों के लिए, जैसे शरीर में दर्द हो रहा है या बेचैनी हो रही है, शक हो रहा है, इनके लिए आभारी होना चाहिए। आभारी? हाँ, क्योंकि जब हम बिना हिले डुले, बिना परेशान हुए इनके साथ बैठना सीखते हैं, तो यही मुश्किलें हमारे अभ्यास को गहरा करती हैं, उसे पोषण देती हैं, खाद की तरह काम करती हैं। ये हमारे बड़े मन को और मजबूत बनाती हैं। वाह, ये तो कठिनाइयों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इसी से जुड़ा हुआ शायद सही प्रयास, राइट एफर्ट का विचार है। सुजुकी कहते हैं सही प्रयास कुछ अतिरिक्त चीज से छुटकारा पाना है। ये अतिरिक्त चीज क्या है? ये कुछ भी हो सकता है जो हमारे मूल मन पर हमने ऊपर से लाद दिया हो, जैसे अभ्यास से मिलने वाला गर्व। अच्छा। और ये मैं कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूँ, ये वाला विचार, या फिर किसी खास अनुभव की चाहत, ये सब अतिरिक्त हैं। सही प्रयास इन चीजों को धीरे धीरे छोड़ने का है, ताकि हम चीजों को बस वैसा ही देख सकें जैसी वो हैं, बिना किसी मिलावट के। शुद्धता का यही अर्थ है, बस करना बिना किसी फायदे के बारे में सोचे ही। यही ज़ेन का रास्ता है। और ये सही प्रयास कैसे कोई निशान नहीं के विचार से जुड़ता है? सुजुकी का वो उदाहरण है कि जैसे एक अच्छी अलाव पूरी तरह जल जाती है, कोई निशान नहीं छोड़ती, वैसे ही हमें अपने काम करने चाहिए। हाँ, ये दोनों बहुत गहरे जुड़े हैं। सही प्रयास हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से काम करने में मदद करता है, बिना भविष्य के फल की चिंता किए। और कोई निशान नहीं का मतलब है कि वो काम करने के बाद उससे मानसिक रूप से चिपके ना रहना। अच्छा, मतलब डिटैचमेंट। हाँ, एक तरह से। पूरी तरह से उसमें उतरना और फिर उसे पूरी तरह से छोड़ देना। जैसे राख वापस लकड़ी नहीं बन सकती, वैसे ही हमें अपने किए हुए कामों की याद या उसके नतीजे से बंधना नहीं चाहिए। अगर हम हर काम के बाद उसका निशान साथ लेकर चलेंगे, तो हम कभी भी अगले पल में ताजगी से, शुरुआती मन से दाखिल नहीं हो पाएंगे। हाँ, सही बात है। ये निशान न छोड़ना ही हमें हर पल नया होने की आज़ादी देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, निशान न छोड़ना, ताकि शुरुआती मन बना रहे। अब बात करते हैं अभ्यास के प्रति सही रवैये या राइट एटीट्यूड की। इसमें पहला बिंदु है एक चित्त मार्ग या सिंगल माइंडेड वे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ज़ेन सिर्फ ध्यान के कुशन पर बैठने तक ही सीमित नहीं है। हमारी जो सच्ची प्रकृति है वो हमारे हर काम में झलकनी चाहिए। हर काम में। हाँ,
सुजुकी कहते हैं कि खाना बनाना भी अभ्यास है, बर्तन धोना भी अभ्यास है, चलना भी अभ्यास है। ये सब जीवन जीने का हिस्सा है, किसी और चीज की तैयारी नहीं। वो रेलवे ट्रैक का उदाहरण देते हैं। ट्रैक हजारों मील तक एक जैसा रहता है, चाहे ट्रेन कहीं भी जा रही हो। बोधिसत्व का मार्ग भी ऐसा ही है। हर पल, हर काम में एक ही ईमानदारी और सजगता बनाए रखना, बिना किसी अंतिम लक्ष्य के बारे में सोचें, बस उस पल के प्रति सच्चा रहना। और इसी मार्ग पर दोहराव का क्या महत्व है? कई बार हमें रोजमर्रा के काम उबाऊ लगने लगते हैं। सुजुकी कहते हैं, यदि आप दोहराव की भावना खो देते हैं तो आपका अभ्यास काफी कठिन हो जाएगा। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये दिलचस्प है। अक्सर हम दोहराव से बचना चाहते हैं, कुछ नया खोजते रहते हैं, लेकिन सुजुकी बुद्ध के मार्ग की तुलना रोटी बनाने से करते हैं। रोटी बनाने से? हाँ, आटा बार बार गूंथने और सेकने से ही तो रोटी बनती है। जैन अभ्यास में दोहराव हमें थकाता नहीं, बल्कि जीवन शक्ति देता है, अगर उसे सही नजरिए से किया जाए। चुनौती ये है कि हर दोहराव में एक ताजगी खोजी जाए, उसे मशीन की तरह ना किया जाए। माइंडफुल रेपिटिशन। बिल्कुल, जैसे हर सुबह जाजिन में बैठना। आसन वही है, सांस वही है, लेकिन अनुभव हर बार नया हो सकता है अगर मन खुला हो, शुरुआती मन हो। ये माइंडलेस रूटीन नहीं, माइंडफुल रिपीटिशन है। और फिर आता है स्वयं का अध्ययन, स्टडी योरसेल्फ। सुजुकी का वो प्रसिद्ध सूत्र है, बौद्ध धर्म का अध्ययन करना स्वयं का अध्ययन करना है। स्वयं का अध्ययन करना स्वयं को भूल जाना है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, खुद को जानने के लिए खुद को भूलना। हाँ, ये ज़ेन के गहरे सत्यों में से एक है। स्वयं का अध्ययन का मतलब अपनी आदतों, विचारों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं को बिना किसी जजमेंट के देखना है, बस देखना है। ठीक है। और जब हम गहराई से ऐसा करते हैं तो पाते हैं कि ये स्वयं, जिसे हम इतना ठोस मानते हैं, वो असल में कोई स्थिर चीज नहीं है। वो तो लगातार बदलती हुई प्रक्रियाओं का एक समूह है। स्वयं को भूल जाना मतलब अहंकार को भूल जाना है, अपनी पसंद, नापसंद, अपनी धारणाओं का जो जाल है उससे मुक्त होना है। अच्छा। और इसी खालीपन में, इसी भूलने में हमारी सच्ची असीम प्रकृति प्रकट होती है। शिक्षक का काम भी यही है, हमें किसी विचार या व्यक्ति पर निर्भर बनाने के बजाय हमें अपने अंदर की स्वतंत्रता खोजने में मदद करना। और रवैये का अंतिम पहलू है स्थिरता, कॉन्स्टेंसी, जिसे सुजुकी धैर्य, पेशेंस से बेहतर मानते हैं। वो कहते हैं, जो लोग शून्यता की स्थिति को जानते हैं वे हमेशा स्थिरता से अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे। ये स्थिरता क्या है फिर? धैर्य से अलग कैसे? ये सिर्फ दांत भींचकर मुश्किल सहना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये चीजों को ठीक वैसे ही स्वीकार करने की एक अटूट, शांत क्षमता है जैसी वे हैं, बिना उनसे लड़े या भागे। और ये क्षमता आती है शून्यता की समझ से, ये जानने से कि चीजें स्थायी नहीं हैं, उनका कोई ठोस, बदलने वाला सार नहीं है। जब हम इसे समझते हैं तो हम समस्याओं से घबराते नहीं, बल्कि उनके साथ शांति से रह सकते हैं और समाधान खोज सकते हैं। ये एक एक्टिव एक्सेप्टेंस है, पैसिव धीरज नहीं। तो हमने बिगिनर्स माइंड, अभ्यास और सही रवैये की बात की। अब आते हैं सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग पर। ज़ेन की गहरी समझ के कुछ मुख्य बिंदु क्या है? सबसे बुनियादी है अस्थिरता या क्षणिकता को समझना और स्वीकार करना। ये तो प्रकृति का नियम है, सब कुछ बदल रहा है, हर पल। ज़ेन कहता है कि इसी बदलाव को पूरी तरह स्वीकार कर लेने में ही शांति है, जिसे निर्वाण भी कहा जाता है। और दुख कहाँ से आता है? हमारा दुख अक्सर इसी बदलाव का विरोध करने से पैदा होता है। हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। सुजुकी हमें अपूर्णता में ही पूर्णता खोजने को कहते हैं, क्योंकि पूर्णता जैसी कोई स्थिर चीज है ही नहीं दुनिया में। और इसी से जुड़ा है शून्यता का विचार, जिसे लेकर बहुत गलत फहमियां हैं। सुजुकी कहते हैं, सच्चा अस्तित्व शून्यता से आता है। ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव या शून्यवादी जैसा लग सकता है। हाँ, लगता है, लेकिन ज़ेन में शून्यता का मतलब कुछ नहीं होना या अभाव बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है खालीपन, यानी संभावनाओं से भरा होना, किसी निश्चित रूप या परिभाषा में बंधा न होना। इसे कैसे समझें? सुजुकी इसे मन की, घर की सफाई से समझाते हैं। जब घर साफ होता है, खाली होता है, तभी आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं, उसे किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही जब मन पूर्वाग्रहों और पक्के विचारों से खाली होता है, तभी वो वास्तव में स्वतंत्र होता है,
सजग होता है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होता है। ये खालीपन डरने की चीज नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और रचनात्मकता का स्रोत है। यही तत्परता, रेडीनेस और सजगता माइंडफुलनेस है, जो सच्चा ज्ञान है। और एक और विचार जो शुरू में थोड़ा चौंका सकता है, वो है किसी चीज में विश्वास न करना, बिलीविंग इन नथिंग। सुजुकी कहते हैं ये बिल्कुल आवश्यक है कि किसी चीज में विश्वास न किया जाए। क्या इसका मतलब नास्तिक होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब किसी विशेष रूप, नाम या कॉन्सेप्ट में अटक जाना नहीं है। ज़ेन हमें उस निराकार रंगहीन स्रोत, जिसे बुद्ध प्रकृति कह सकते हैं, उसमें विश्वास करने को कहता है, जो सभी रूपों और नामों के प्रकट होने से पहले मौजूद है और उन सब का आधार है। अच्छा। जब हम किसी एक चीज में विश्वास करते हैं तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। किसी चीज में विश्वास न करने का मतलब है उस असीम संभावना में विश्वास करना जो हर चीज में मौजूद है। ये समझ हमें शांति देती है और जीवन में आने वाली हर चीज को, अच्छी और बुरी, दोनों स्वीकार करने में मदद करती है। हर चीज को? हाँ, सुजुकी कहते हैं कि इस समझ से सिरदर्द भी स्वीकार्य हो जाता है, क्योंकि वो भी उसी मूल स्रोत की ही एक अभिव्यक्ति है। क्या बात है। और अंत में सुजुकी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ज़ेन कोई दर्शन नहीं, बल्कि अनुभव है। एक्सपीरियंस, नॉट फिलॉसफी। वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में सिर्फ बातें करना बिना उसका अभ्यास किए ईश्वर निंदा जैसा है। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ज़ेन को सिर्फ दिमाग से समझना काफी नहीं है। आप ज़ेन पर सैकड़ों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप ज़ाज़ेन में बैठते नहीं, अपनी सांस और मन के साथ काम नहीं करते, तब तक आप ज़ेन के सार को छू नहीं सकते। शुद्ध अभ्यास, बिना किसी मिलावट के, वही हमारी मूल प्रकृति को फिर से पाने का सीधा रास्ता है। सिद्धांत जरूरी हो सकते हैं गाइड करने के लिए, लेकिन वो अभ्यास की जगह नहीं ले सकते। तो अगर हम सुजुकी की विरासत और इस किताब के प्रभाव को देखें, तो ये सिर्फ बौद्ध अनुयायियों तक ही सीमित नहीं रही। जैसा कि आपने शुरू में बताया भी था, कलाकार, लेखक, यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स जैसे लोग भी इससे प्रभावित हुए। इसकी क्या वजह लगती है आपको? मुझे लगता है इसकी मुख्य वजह है सुजुकी की भाषा की सादगी और ईमानदारी। वो मुश्किल विचारों को भी बहुत ही सीधी, रोजमर्रा की भाषा में समझाते हैं। डेविड चैडविक ने आफ्टरवर्ड में इसे एक अमेरिकी बौद्ध आवाज कहा है। अच्छा। ये ऐसी आवाज है जो बनावटी नहीं लगती, बल्कि पढ़ने वाले से सीधे बात करती है। ये किताब पढ़ने वाले को ये महसूस कराती है कि उनमें भी बुद्ध बनने की क्षमता है, कि ज़ेन कोई बहुत रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है जो हर कोई अपना सकता है। मुझे लगता है यही इसकी स्थायी अपील का राज है। बिल्कुल। तो आज के इस बातचीत से हमने ज़ेन माइंड, बिगिनर्स माइंड के कई पहलुओं को छुआ। हमने देखा कि शुरुआती मन क्यों इतना ज़रूरी है, कैसे आसन और श्वास सिर्फ तकनीकें नहीं, बल्कि हमारी सच्ची प्रकृति की अभिव्यक्ति हैं। हाँ, और हमने समझा कि अभ्यास में जो मुश्किलें आती हैं वो असल में पोषण बन सकती हैं, और निशान न छोड़ना हमें हर पल नया बनाता है। और हमने अस्थिरता और शून्यता जैसे जो गहरे विचार हैं, उन्हें सरल भाषा में समझने की कोशिश की। हाँ, और सबसे खास बात यह है कि ये सारे विचार आपस में जुड़े हुए हैं। शुरुआती मन बनाए रखने के लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास हमें शून्यता का अनुभव कराता है, और शून्यता की समझ हमें स्थिरता और करुणा देती है। ये सब एक दूसरे को सहारा देते हैं। ये किताब वाकई में बार बार पढ़ने लायक है। हर बार इसमें कुछ नया मिलता है। सही कहा। और अब श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ने का समय है। आज जब आप कोई ऐसा काम करें जो आप रोज करते हैं, या किसी ऐसी स्थिति का सामना करें जो आपको थोड़ी मुश्किल लगती है, तो एक पल रुक कर देखें। क्या आप उसमें शुरुआती मन के साथ उतर सकते हैं? मतलब बिना किसी पूर्व धारणा के, खुलेपन और जिज्ञासा के साथ। बस कोशिश करके देखिए, क्या पता आपका अनुभव कुछ बदल जाए। हाँ, एक छोटा सा प्रयोग। बिल्कुल। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है अगली बार फिर किसी नए विषय की गहराइयों में साथ उतरेंगे। नमस्कार। नमस्कार।